नमस्कार बच्चों, आज हम NIOS क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 के कुछ MCQ डिस्कस करेंगे। बेटा, हिस्ट्री चैप्टर 1 का नाम है प्राचीन विश्व। इसमें हम प्राचीन विश्व के बारे में पढ़ेंगे कि प्राचीन विश्व में कौन कौन सी सभ्यताएं डेवलप हुई, यानी कि मानव सभ्यता किस तरीके से डेवलप हुई पूरे विश्व में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले इसके कुछ आंसर MCQ हम देख लेते हैं। कुछ MCQ मैंने आपके लिए बनाया है, आपके लिए लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को सेव रखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जहाँ तक हो सके आप इसे शेयर भी करते रहें, ताकि आप और आपके दोस्तों को, आपके पहचान वालों को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो बेटा, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ MCQ के वीडियो या क्वेश्चन आंसर के वीडियो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से जो कंपटीशन की एग्ज़ाम आगे चल के आप दोगे, उसके लिए भी ये MCQs इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं MCQ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव विकास की नवीनतम अवस्था कौन सी है? यानी कि जब मानव विकास की नवीनतम अवस्था थी, जब मानव विकास कर रहा था, उस समय उसे क्या बोला गया था, या मानव को उस समय क्या बोला गया था जब मानव पृथ्वी पर दिखे थे? तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। इसका क्या नाम है? होमो सेपियंस। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसमें दिमाग होता है। ठीक है, मानव विकास की नवीनतम अवस्था है होमो सेपियंस, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसमें दिमाग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? यानी कि पृथ्वी पर मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो क्या है? तांबा। तांबा से पहले मनुष्य मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसी बर्तन में खाना भी बनाते थे, खाना खाते थे और भोजन को रखते भी थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तांबा और पत्थर दोनों के प्रयोग पर आधारित संस्कृति का नाम क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण संस्कृति। तांबा और पत्थर दोनों के प्रयोग पर आधारित संस्कृति का नाम क्या है? यानी कि जब तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग साथ साथ हो रहा था, तो उस संस्कृति को हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण संस्कृति। बेटा, ये पाषाणकालीन सभ्यता है, नवपाषाणकालीन सभ्यता। नवपाषाण काल के अंत में सबसे पहली धातु का प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा, वो है तांबा, और तभी तांबा का भी प्रयोग किया जाता था। और पाषाणकालीन सभ्यता थी, तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पत्थरों से भी औजार बनाए जाते थे, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 4 है, उन नदियों के नाम बताइए जिनके बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। बेटा, कोई भी सभ्यता, जो प्राचीन विश्व में कोई भी सभ्यता विकसित होती थी, तो वो नदियों के किनारे विकसित होती थी। इसका कारण ये था कि नदियों के किनारे की जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ होती है और पानी की तलाश में उन्हें दूर नहीं जाना पड़ता था, इसलिए वो कोई भी सभ्यता जो विकसित हुई है वो नदियों के किनारे विकसित हुई है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? उन नदियों के नाम बताइए जिनके बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। ये नदी है दजला और फरात। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के बीच में इसकी सभ्यता विकसित हुई थी। यानी कि दोनों नदियों में जो बाढ़ आता रहता था, उससे एक टीले की तरह बन गया था बीच में। यहाँ पे एक नदी है फरात, इधर है दजला, इसके बीच में बाढ़ आते हुए बार बार मिट्टी जमा होते हुए एक टीले की तरह बन गया था। इसी टीले पे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नील नदी का तोहफा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? मिस्र को। यानी कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के पास विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? नदियों के बीच की ज़मीन। अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी पढ़ चुके हो कि उन नदियों के नाम बताइए जिनके बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। वो है दजला और फरात। और मैंने आपको बताया था कि दजला और फरात नदी के बीच में बार बार बाढ़ आने के कारण मिट्टी जमा होते हुए वहाँ एक टीले की तरह बन गया था, और उसी पे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है नदियों के बीच की ज़मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हड़प्पा में धान के अवशेष किस नगर में मिला है? अब हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं बेटा। हड़प्पा संस्कृति जो भारत में विकसित हुई थी और एक नगरीय सभ्यता थी, और बहुत ही विकसित नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा में धान के अवशेष किस नगर में मिला है? तो क्या है? लोथल और रंगपुर में।
यानी कि हड़प्पा में धान की कृषि होती थी, तभी उसके अवशेष मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? लोथल और रंगपुर में। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सभी आपको याद करके रखना है, लिख के रखना है। वीडियो अपने पास आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ताकि आप वीडियो को बार बार देख पाएँ, सुन पाएँ। सुन के चीज़ें ज़्यादा याद होती है, तो इस वीडियो को बार बार आप सुने ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में किस पुरुष देवता की मूर्ति मिली है? क्या है क्वेश्चन? हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में किस पुरुष देवता की मूर्ति मिली है? यानी कि हड़प्पा में स्त्री प्रधान सभ्यता थी, वहाँ पे देवियों की पूजा होती थी, लेकिन एक स्थान है मोहनजोदड़ो जहाँ पे एक पुरुष देवता की मूर्ति मिली है, वो है शिव, जिनके पशुपति रूप की पूजा होती थी। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में शिव की मूर्ति मिली है, जिनके पशुपति रूप की पूजा होती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस्र की लिपि को क्या कहते हैं? यानी कि मिस्र में जो लिपि लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या है? चित्रलिपि या चित्राक्षर। वो चित्र की तरह बनाई हुई लिपि थी, जो कि आपको देखने से लगेगा कि कोई चित्र बनाया गया है, तो इसलिए उस लिपि को क्या बोला गया है? चित्रलिपि या चित्राक्षर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 वेद कौन कौन से हैं? अब हम वैदिक युग में आ गए हैं कि 4 वेद जो कि कौन कौन से हैं 4 वेद। तो सबसे पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं हमारे। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और लास्ट है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी, जिसे कौटिल्य भी बोला गया है। मतलब चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। चाणक्य किसके गुरु थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के गुरु थे। मौर्यकालीन सभ्यता जो है वो चाणक्य की ही देन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के गुरु थे चाणक्य। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। उस अर्थशास्त्र में शासन के बारे में बताया गया था कि शासन किस तरह से चलाना चाहिए, राज्य का शासन कैसा होना चाहिए, उन सब के बारे में उसमें बताया गया था। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहती हूँ आपको कि बौद्ध धर्म में क्या होता था। बौद्ध धर्म में मतलब कि अहिंसा पर जोर दिया जाता था। मारकाट ना हो, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना हो, पशुओं की बलि ना हो, अहिंसा पे जोर दिया जाता था कि किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार ना किया जाए। ये बौद्ध धर्म में बताया जाता था। बौद्ध धर्म में घर छोड़ने की ही बात की गई थी, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला गया था। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, वो घर में रह के भी, गृहस्थ जीवन में रह के भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते थे। उसके बाद है जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभनाथ। बेटा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में थोड़ा सा अंतर है। दोनों ही धर्मों में अहिंसा पर बल दिया गया है, अहिंसा के पालन करने की बात की गई है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी पशु, किसी भी कीड़ों को मारने की बात नहीं की गई है। लेकिन बौद्ध धर्म थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था, यानी कि इसमें हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। इसमें घर छोड़ने पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया गया था कि आप घर छोड़कर ही बौद्ध धर्म का पालन करेंगे। लेकिन वहीं जैन धर्म में क्या है कि जैन धर्म का पालन जो करते थे, उन्हें गृह का त्याग करना पड़ता था, यानी कि घर का त्याग करना पड़ता था। घर के साथ हर चीज़ का त्याग करना पड़ता था उन्हें, हर रिश्ते का, यहाँ तक कि वस्त्र का भी त्याग करना पड़ता था। जैन धर्म के लोग शाम के बाद भोजन नहीं करते हैं, सूर्यास्त के बाद। इसका ये रीज़न था कि उनका मानना था कि अगर हम शाम के बाद भोजन करेंगे तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे पेट में जा सकते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु हो सकती है। कृषक जैन धर्म का पालन नहीं कर सकते थे, क्योंकि कृषकों को कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। उन्हें अपने फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए कृषक जैन धर्म का पालन नहीं कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, रोम किस नदी के तट पर बसा था? रोम टाइबर नदी के तट पे बसा था। बेटा, आप देख सकते हो कि जितने भी
सभ्यता है वो सबके बारे में आप पढ़ चुके हो। अभी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, रोम की सभ्यता, ये सभी किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर वैदिक काल के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? उत्तर वैदिक काल के लोग मुख्य व्यवसाय क्या करते थे? तो क्या है, कृषि और शिल्पकला। वो कृषि करते थे और शिल्पकला करते थे, जो कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। अब मैं आपको थोड़ा सा अशोक और कलिंग युद्ध के बारे में बता दूं। बेटा, अशोक बहुत ही प्रतापी राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने अपने राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। लेकिन आपको पता है कि अगर हम राज्य का विस्तार कर रहे हैं, साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, दूसरे राज्यों पे आक्रमण करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो अशोक का जो अंतिम युद्ध था वो कलिंग का युद्ध था। कलिंग के युद्ध में जब अशोक लड़ाई के लिए गया तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। युद्ध के अंत में अशोक तो जीत चुका था, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे इतनी सारी लाशें पड़ी हुई हैं, लोग मरे हुए हैं, तो उन्हें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अशोक को ये लगा कि हम क्या प्राप्त कर रहे हैं इससे, लोगों को मारकर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और तभी से उसने राजपाट छोड़ के साम्राज्य विस्तार की नीति उसने छोड़ दी, युद्ध करना छोड़ दिया, युद्ध का त्याग किया। राज्य तो उन्होंने नहीं छोड़ा था, युद्ध का उन्होंने त्याग किया और बौद्ध धर्म का पालन करने लगे। बौद्ध धर्म अपना लिया उन्होंने। बौद्ध धर्म का पालन करते हुए राजा बनते हुए ही उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। और धर्म का प्रचार करने के लिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि अशोक ने अपने धर्म का प्रचार किस तरीके से किया था। तो अशोक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने अनुयायियों को गाँव में भेजते थे और वो उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के लैंग्वेज में उन्हें समझाते थे। और शिलालेखों पर भी अशोक के धम्म का प्रचार हमें मिलता है। धर्म को उस समय अशोक ने धम्म का नाम दिया था। बौद्ध धर्म में धर्म को धम्म बोला जाता है। अशोक के धर्म का प्रचार हमें शिलालेखों से पता चलता है। तो बेटा, ये थे अशोक और कलिंग के युद्ध के बारे में कुछ बातें। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। प्राचीन भारत के 2 प्रमुख वैद्य के नाम बताइए। यानी कि प्राचीन भारत के जो प्रमुख डॉक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? चरक और सुश्रुत। ये दोनों बहुत ही प्रमुख मतलब बहुत ही विद्वान वैद्य थे, डॉक्टर जिसे हम बोल सकते हैं, डॉक्टर थे चरक और सुश्रुत। बेटा, ये कुछ MCQ हैं आप, जिसे मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। चैप्टर नंबर हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 प्राचीन विश्व, क्लास 10th। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया ये MCQ बेटा अभी के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि ये वीडियो जब चाहें आप देख लें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके इसे शेयर भी करें। आप फिर से एक बार सारे MCQ देख लो, इन्हें नोट डाउन कर लो। और बेटा, मैं आपको समझाते हुए इसलिए बता रही हूँ ताकि सुन के आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ जितना हमें सुनने से याद होता है उतना रटने से याद नहीं होता। और रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सुन के याद करिए, समझ के याद करिए चीज़ों को। जो चीज़ हम सुन के और समझ के याद करते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। और बार बार इस वीडियो को सुनिए ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। तो ये हैं कुछ MCQ चैप्टर नंबर 1 के। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर के वीडियो डालूँगी, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और पढ़ें, इसे बार बार सुने, पढ़ें और याद करें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। बाय बाय।